नमस्कार दोस्तों, मैं ललित त्रिवेदी आपके अपने YouTube चैनल सक्सेसफुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था बायोलॉजी का टॉपिक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि पूरी तरीके से इसमें से ब्रेन पार्ट जो आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज हम आपके साथ एक नए टॉपिक और नई उमंग के साथ जुड़ते हैं। और आज का जो अपना टॉपिक है, आज का टॉपिक जो पढ़ाएंगे वो होगा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे आप कहते हैं हिंदी में परिसंचरण तंत्र। ठीक है ना। तो बात करें हम यदि सर्कुलेटरी सिस्टम की, परिसंचरण तंत्र की, परिसंचरण तंत्र, ठीक है ना। तो ये परिसंचरण तंत्र जिसे आप अंग्रेजी में बोलते हो सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या बोलते हो? सर्कुलेटरी सिस्टम। इसे आप अंग्रेजी में सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हो और हिंदी में परिसंचरण तंत्र कहते हैं। भाई क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र। तो यदि बात करें परिसंचरण तंत्र की, तो यदि बात करें परिसंचरण तंत्र की कि इसकी परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। तो आपको पता होना चाहिए कि परिसंचरण तंत्र की खोज की थी सर थे एक विलियम हार्वे साहब। किसने खोज की थी? विलियम हार्वे साहब, ठीक है ना, विलियम हार्वे साहब। तो विलियम हार्वे साहब ने ही परिसंचरण तंत्र की, सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज की। और सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है भाई? तो हमने बताया था जहां पे ये वर्ड तंत्र मिल जाए, सिस्टम मिल जाए, तो सिस्टम का मतलब क्या होता है? जैसा कि हर बार हम बताते हैं कि सिस्टम का मतलब, तंत्र का मतलब होता है कि उस सिस्टम में पार्टिसिपेट करने वाले सारे ऑर्गन को हम यदि इंक्लूड रूप से बोले, ठीक है ना, सम्मिलित रूप से बोले, तो हम बोलेंगे उसका कि उसका तंत्र होता है वो, उस सिस्टम का भाई वो सिस्टम होता है, उसमें जितने भी पार्टिसिपेट। तो इसमें कौन कौन से ऑर्गन ऐसे होंगे जो कंप्लीट इंक्लूड होके क्या बनाते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। तो हम सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे तो मेरे दोस्त क्या क्या पढ़ेंगे? तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत हम तीन चीजें पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत हम तीन चीजें पढ़ेंगे। पहला क्या पढ़ेंगे? तो पहला पढ़ेंगे हम रुधिर। क्या पढ़ेंगे? रुधिर के बारे में जानेंगे भाई। पहला टॉपिक होगा रुधिर, जिसे आप कहते हो ब्लड। क्या कहते हो? ब्लड। दूसरा टॉपिक हमारा होगा, दूसरा टॉपिक होगा हृदय, जिसे आप हर्ट कहते हो, और वो भी कैसा? मानव का पढ़ेंगे तो मानव हृदय होगा। तीसरा पढ़ेंगे कि भाई रुधिर वाहिकाएं, अर्थात जिन्हें हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। रुधिर वाहिकाएं अर्थात जिनके माध्यम से रक्त का परिसंचरण होता है। अब बात इसमें क्या लिखी है भाई? परिसंचरण लिखा है। तो मतलब क्या है कि भाई परिसंचरण में किसका परिसंचरण होता है? ट्रांसफरेंस। तो भाई ब्लड जो होता है वो सर्कुलेट, भाई ब्लड की बात करेंगे तो पूरे सर्कुलेशन का देखा जाए, जैसे ब्लड होता है ये भी भाई सर्कुलेशन का काम करता है, परिसंचरण का काम होता है, परिसंचरणीय अंग है, ठीक है ना। हृदय की बात करें तो इसमें भी भाई ब्लड का परिसंचरण होता है, और रुधिर वाहिकाएं होती तो इनके माध्यम से ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो इनके सारे संयुक्त रूप को, इनके तीनों पार्टों के संयुक्त रूप को हम क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र कहते हैं। बात क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है ना। और इसमें हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त। तो आज हम मानव रक्त को पढ़ेंगे और अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास हमारी होगी मानव रक्त अर्थात ह्यूमन ब्लड। यदि हम ब्लड की बात करें, यदि मेरे दोस्त हम पढ़ेंगे क्या? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लड, जिसे आप कहते हो हिंदी में, जिसे आप हिंदी में कहते हो क्या? जिसे आप हिंदी में कहते हो रुधिर, ठीक है ना। तो बात यदि हम रुधिर की करें तो छोटे छोटे क्वेश्चन जो पहले स्टार्टिंग, जैसे हम बात करें स्टार्टिंग बेस में इसके इंट्रोडक्शन की, तो रुधिर के इंट्रोडक्शन की बात हम करें मेरे दोस्त, तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले रुधिर से हम क्या कहेंगे कि भाई रुधिर कैसा अंग है? रुधिर कैसा अंग है? तो ब्लड इज अ सर्कुलेटरी ऑर्गन। क्या कहेंगे भाई? ब्लड इज
सर्कुलेटरी ऑर्गन, ठीक है ना, सर्कुलेटरी ऑर्गन कैसा अंग है भाई, तो परिसंचरणीय अंग है, परिवहनीय अंग है, ठीक है ना। तो ब्लड रक्त जो है कैसा है, तो आप कहोगे रक्त जो है सर एक परिवहनीय अंग है, परिवहनीय अंग है जो क्या करता है, परिवहनीय अंग है जो क्या करता है, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, मतलब ट्रांसपोर्ट वर्ड जहां आता है ना ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, चीजों को ले जाना, ठीक है ना। तो ब्लड वही काम करता है, जितने भी हमारे भाई बात करें, जितनी भी हमारे शरीर में गैसें होती, पोषक तत्व हो गए, हार्मोन्स हो गए, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक यदि ले जाना है तो किसके माध्यम से ले जाओगे मेरे दोस्त, तो आप कहोगे सर हम ब्लड के माध्यम से ले जाएंगे, ठीक है ना। ब्लड के तो एक तो हो गया भाई सर्कुलेटरी ऑर्गन है, दूसरी यदि मैं बात करूं ब्लड से, दूसरी मैं बात करूं तो ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, भाई क्या होता है, ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, कैसा है भाई, तो ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू मतलब क्या है, तरल संयोजी ऊतक, क्या है भाई, जो रक्त है वो तरल संयोजी ऊतक है। एक चीज बताओ भाई, देखो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू इसका मतलब हो गया कि भाई वो जो है शरीर के सारे ऑर्गन को, ठीक है ना, वो संयोजन का काम करता है। कैसे भाई, रक्त जो है एक अंग से दूसरे अंग में जाता, तो ये बताइए एक अंग से दूसरे अंग को संयोजन का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है कि नहीं करता है। इसीलिए हम ब्लड को क्या कह देते हैं, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि भाई ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, इसीलिए इसे लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू बोल देते हैं। बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें अब कहोगे भाई और क्या बोल सकते, तो भाई कहेंगे ब्लड इज अ ट्रांसपोर्टेशन ऑर्गन, ये भी बोल सकते हैं भाई ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें ब्लड के बारे में ऐसे बोला जाता है। और जब बात करें, जब हम टॉपिक ब्लड पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले आपको मेरे दोस्त पता होना चाहिए, हमने बताया था कि कोई भी टॉपिक एकदम पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका हम स्टडी करते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसका स्टडी करते हैं। और ब्लड का स्टडी क्या कहलाता है, तो ब्लड का स्टडी कहलाता है मेरे दोस्त हेमेटोलॉजी, क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी, ठीक है ना। तो ब्लड का अध्ययन क्या होता है, तो आप कहोगे मेरे दोस्त ब्लड का अध्ययन होता है हेमेटोलॉजी। बात क्लियर है ना, कि रक्त का अध्ययन क्या होता है, रक्त का अध्ययन होता है हेमेटोलॉजी, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब यदि मैं बात करूं ब्लड को आगे टॉपिक को पढ़ने के लिए आगे भी बढ़ाएं, तो आगे हम रक्त को कैसे पढ़ेंगे, देखो भाई अब यदि मैं ब्लड की बात करूं तो देखो भाई ब्लड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है ना। अब सर ब्लड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो भाई बात समझो ब्लड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है ना। ब्लड की यदि मैं बात करें कि ब्लड का फॉर्मेशन कैसे होता है, भाई ब्लड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ब्लड का फॉर्मेशन या फॉर्मेशन ऑफ ब्लड या ब्लड का निर्माण कह लो, हिंदी में कहते हैं ब्लड का निर्माण, क्या कहते हैं, ब्लड का निर्माण कहते हैं या रक्त का निर्माण कहते हैं। तो भाई रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो आंसर आपका सर आएगा कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो आप कहोगे सर बोन मेरो। हमने बहुत अच्छे से बताया है आपको, ह्यूमन स्केलेटन वाले टॉपिक में बहुत ही अच्छे से बताया कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें आपको ह्यूमन स्केलेटन टॉपिक में बहुत ही प्यारे तरीके से बताइए आपको, ठीक है ना। तो रक्त का निर्माण मेरे दोस्त कहाँ होता है, तो आप कहोगे बोन मेरो में सर होता है। अब रक्त को फॉर्मेशन कैसे होता, कैसे बनता, किन किन तत्वों से मिलकर बनता है रक्त, तो यदि मैं इसकी बात करूं मेरे दोस्त, इसकी बात करूं तो देखो भाई जो ब्लड होता है ना मेरे दोस्त, ये जो है ब्लड जो है ये यदि मैं बात करें तो ये मेरे दोस्त दो भागों में, दो पार्ट में होता है। ब्लड जो है दो पार्ट में होता है। सर थोड़ी सी लैपटॉप घुमा दो बाबू।
अब यदि मेरे दोस्त बात करें कि ब्लड का निर्माण जो होता है भाई, ब्लड के कितने अवयव हैं, तो ब्लड भाई दो अवयव से मिलकर बनता है। एक जो होता है, एक ब्लड का पार्ट होता है सॉलिड पार्ट। क्या होता है? सॉलिड पार्ट होता है भाई। एक ब्लड का पार्ट होता है सॉलिड पार्ट, ठीक है ना। और एक मेरे दोस्त होता है लिक्विड पार्ट होता है। कौन सा होता है? लिक्विड पार्ट होता है मेरे दोस्त। तो एक हो गया लिक्विड पार्ट और एक हो गया सॉलिड पार्ट। अब यदि मैं बात करूं कि सॉलिड पार्ट के अंतर्गत क्या आएगा भाई, तो मेरे दोस्त एक चीज समझ लेना, जो सॉलिड पार्ट होता है, इस सॉलिड पार्ट के अंतर्गत क्या होती हैं, तो हम कहेंगे इसके अंतर्गत सर सेल पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं। सॉलिड पार्ट के अंतर्गत क्या हम पढ़ेंगे, तो सॉलिड पार्ट के अंतर्गत हम कोशिकाएं पढ़ेंगे। और वही बात करें हम लिक्विड पार्ट के अंतर्गत, तो लिक्विड पार्ट के अंतर्गत मेरे दोस्त क्या पढ़ेंगे, तो लिक्विड पार्ट के अंतर्गत सब पढ़ेंगे प्लाज्मा। यदि मैं बात करूं प्लाज्मा की, तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि भाई प्लाज्मा वाला पार्ट देख लेते हैं। तो जब जहां आपको प्लाज्मा मिल जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले तो एक चीज समझो, कोई भी पदार्थ होता है, ठीक है ना, कोई भी पदार्थ होता है, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी पदार्थ की 3 स्टेज होती है। किसी भी पदार्थ की कितनी स्टेज होती है? 3 स्टेज होती है उसकी। आपको पता होना चाहिए पहली जो स्टेज होती है आप उसे कहते हो सर ठोस कहते हो, और जब दूसरी स्टेज होती है उसे आप सर कहते हो द्रव, और जो तीसरी स्टेज होती है उसे आप गैस कहते हो। तो यदि आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट स्टेज ऑफ मैटर इज नोन एज सॉलिड और सेकंड स्टेज ऑफ मैटर इज नोन एज लिक्विड एंड थर्ड स्टेज ऑफ मैटर इज नोन एज गैस, लेकिन इसके अलावा भी मेरे दोस्त स्टेजेस होती है किसी भी मैटर की, इसके अलावा भी स्टेज होती हैं। तो जो प्लाज्मा मेरे दोस्त है ना, जो ये प्लाज्मा है मेरे दोस्त, इसकी कहानी समझो। यदि मैं प्लाज्मा की बात करूं तो इससे आपको क्वेश्चन याद रखना है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है। क्या याद रखना है कि पदार्थ की चौथी अवस्था, 4th स्टेज ऑफ मैटर, चौथी अवस्था मेरे दोस्त, कि किसी भी पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है, तो किसी भी पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है मेरे दोस्त, उसे किस नाम से जानते हैं? उसे हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या आपको बात समझ में आई कि कोई भी यदि पदार्थ है मेरे दोस्त, उसकी 3 स्टेज तो ये बहुत पहले से आपने पढ़ रखी होंगी कि ठोस, द्रव, गैस। इसके अलावा यदि चौथी अवस्था की बात करें तो भैया वो होती है पदार्थ की चौथी अवस्था, जिसे आप जानते हो प्लाज्मा के नाम से, ठीक है ना। और एक बात और मेरे दोस्त, यदि कभी भी पूछ दिया जाए कि पदार्थ की 5वीं अवस्था, क्या पूछ दिया जाए कि किसी भी पदार्थ की 5वीं अवस्था, क्या पूछ दिया जाए? पदार्थ की 5वीं अवस्था। क्या सर ये भी होता है? बिल्कुल होता है। पदार्थ की 5वीं अवस्था यदि आपसे पूछ दी जाए मेरे दोस्त, तब भी आप आंसर देंगे। क्या देंगे? तो वो हम आपको बता रहे हैं। पदार्थ की 5वीं अवस्था को आप कहेंगे बोस-आइंस्टीन। क्या बोलेंगे? बोस-आइंस्टीन बोलेंगे मेरे दोस्त, कि पदार्थ की जो 5वीं अवस्था होती है, ठीक है ना, उसे आप बोस-आइंस्टीन के नाम से डिनोट करते हो। बोस-आइंस्टीन के नाम से डिनोट करते हो। तो भाई अब आपको कितनी पदार्थ की स्टेज का पता चल गया है? अब आपको 5 स्टेज का पता चल गया होगा कि किसी भी पदार्थ की कितनी 5 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन 5 अवस्थाएं होती हैं? तो मेरे दोस्त, एक हमने स्टेज कौन सी जानी? एक स्टेज जानी पदार्थ की कौन? एक स्टेज सर ठोस है, एक स्टेज सर ठोस है, तो दूसरी स्टेज सर द्रव है, और तीसरी स्टेज सर कौन सी है? गैस है। 3 तो ये स्टेजेस हो गई। लेकिन मेरे दोस्त पदार्थ की चौथी अवस्था यदि बात करें तो प्लाज्मा होती है, और वही मेरे दोस्त यदि बात करें पदार्थ की 5वीं अवस्था की, तो वो कौन होती है?
वो मेरे दोस्त होती है बोस-आइंस्टीन। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो ये तो बात हो गई पदार्थ की पांचों अवस्थाओं की। और मेरे दोस्त प्लाज्मा से और क्वेश्चन क्या पुटअप किया जाता है, तो प्लाज्मा से एक प्यारा सा क्वेश्चन और बनता है मेरे दोस्त। कौन सा प्यारा क्वेश्चन बनता है, तो हम क्या कहेंगे सर, पदार्थ के प्लाज्मा से क्या क्वेश्चन बनता है, तो कहोगे कि सर केंद्रीय प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है। क्या है कि केंद्रीय प्लाज्मा, क्या है, केंद्रीय प्लाज्मा अनुसंधान, केंद्रीय प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, ठीक है ना। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि केंद्रीय प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है मेरे दोस्त। जब इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप उसका आंसर बहुत बेहतरीन तरीके से देंगे। और क्या देंगे कि भाई केंद्रीय प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो आप कहोगे सर गांधीनगर। और गांधीनगर इज द प्लेस ऑफ गुजरात। गांधीनगर कहाँ का प्लेस है, गुजरात का है। गुजरात की कैपिटल ही गांधीनगर है। तो आपको पता होना चाहिए कि केंद्रीय प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो गांधीनगर गुजरात में है। यदि बात करें इसके अलावा, यदि बात करें इसके अलावा, तो भाई अभी हाल ही में आपको पता है कि कोविड का संक्रमण चल रहा था। और इसी कोविड के संक्रमण के तहत भाई एक जो है, एक स्टेट ने क्या किया, प्लाज्मा थेरेपी स्टार्ट की सबसे पहले। अब पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया। तो एक करंट से क्वेश्चन बन सकता है मेरे दोस्त इससे रिलेट करके। तो याद रखना, फर्स्ट प्लाज्मा बैंक कहां खोला गया, तो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं कि फर्स्ट प्लाज्मा बैंक, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो ये भी आपको नोट रखना, फर्स्ट प्लाज्मा बैंक, ठीक है ना। तो भाई ये खोला था दिल्ली गवर्नमेंट ने, अर्थात कहां खोला गया, तो आप कहोगे नई दिल्ली में। कहां खोला गया, दिल्ली में या नई दिल्ली में। केजरीवाल गवर्नमेंट ने, केजरीवाल गवर्नमेंट ने पहला प्लाज्मा बैंक खोला, कहां, नई दिल्ली में खोला, जो कि कोविड की थेरेपी, जो कोविड की थेरेपी में काम आता था प्लाज्मा, ठीक है ना। लोगों का प्लाज्मा निकाल के उसमें प्लाज्मा अलग करके प्लाज्मा थेरेपी करते थे, उससे इलाज किया गया, ठीक है ना। इतनी चीजें आप प्लाज्मा से समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो, मैं उम्मीद करता हूं कि इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा ना। तो अब यदि बात करें हम प्लाज्मा की, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले जो है, सबसे पहले हम पार्ट पढ़ेंगे मेरे दोस्त, सबसे पहले पार्ट में पढ़ाऊंगा आपको लिक्विड पार्ट, किस ब्लड का लिक्विड पार्ट, जिसे आप जानते हो किस नाम से, जिसे आप कहते हो सर प्लाज्मा के नाम से, ठीक है ना। तो अब यदि मेरे दोस्त बात करें, अब यदि मेरे दोस्त हम बात करें प्लाज्मा की, बात करें मेरे दोस्त प्लाज्मा की, तो हम पढ़ने वाले हैं क्या, हम पढ़ने वाले हैं सर प्लाज्मा। तो प्लाज्मा का, भैया प्लाज्मा की बात करें मेरे दोस्त कि भाई प्लाज्मा, कि प्लाज्मा का सर कलर कैसा होता है, प्लाज्मा से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्लाज्मा का सर कलर कैसा होता है। जब ऐसा क्वेश्चन कभी आपसे मेरे दोस्त पूछा जाए, तो आप प्लाज्मा का कलर बताओगे कैसा, कि सर प्लाज्मा का कलर होता है पीला होता है, येलो होता है, या आप इसे पेल येलो कह सकते हो, हल्का पीला कह सकते हो, ठीक है ना। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि प्लाज्मा का सर कलर कैसा होता है, तो आप कहोगे हल्के पीले रंग का होता है। और भाई एक चीज बताओ, जब ये पीला है तो भैया हमारी बॉडी में कोई भी चीज होती है, यदि वर्णक उसके अंदर मौजूद है, भाई वर्णकों के कारण ही तो रंग होता है ना। हाँ, तो जब वर्णक, जिसे आप कहते हो पिगमेंट कहते हो, तो कौन सा पिगमेंट इस प्लाज्मा को पीला रंग प्रोवाइड करता है, बात इसकी आई। तो आप मेरे दोस्त बहुत अच्छे से समझ लेना, और जब समझोगे तो यहाँ पे हम थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं किसकी। जब आई बात इसकी, तो बात हम करेंगे किसकी, तो आप बात करोगे मेरे दोस्त किसकी, तो आप कहोगे सर हम बात करने वाले हैं लीवर की।
लीवर की। तो यदि मैं लीवर की बात करूंगा मेरे दोस्त, तो लीवर जो है यहां से दो पिगमेंट बनाता है। लीवर कितने पिगमेंट बनाता है? दो पिगमेंट बनाता है। कौन कौन सर? तो एक बनाता है मेरे दोस्त, एक बनाता है लीवर बिलिरुबिन। कौन बनाता है? बिलिरुबिन बनाता है। और एक मेरे दोस्त कौन बनाता है? एक पिगमेंट बनाता है लीवर बिलुवर्दिन। कौन सा बनाता है? बिलुवर्दिन। ठीक है ना? तो ये दो पिगमेंट हो गए मेरे दोस्त जो कि लीवर बनाता है। अब बात समझ लेते हैं ये क्या है? पिगमेंट है, मतलब ये लीवर क्या बनाता है? ये वर्णक है मेरे दोस्त। क्या है? वर्णक। हिंदी में इसे वर्णक कहते हैं, अंग्रेजी में इसे सर पिगमेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पिगमेंट के नाम से। अब बात करेंगे कि बिलिरुबिन जो पिगमेंट है मेरे भैया, मेरे प्यारे दोस्त, तो अब ये बिलिरुबिन जो वर्णक है, बिलिरुबिन, तो बात समझना मेरे प्यारे दोस्त कि जो ये बिलिरुबिन पिगमेंट है, ये जो है ये किसको, ये पीला रंग देता है। किसको? प्लाज्मा। प्लाज्मा का पीला रंग किसकी वजह से होता है? तो आप कहोगे सर बिलिरुबिन की वजह से होता है। तो बचा कौन सर? तो बचा सर दूसरा बिलिवर्दिन बचा। तो ये किसको कलर प्रोवाइड करेगा? तो ये किसको कलर प्रोवाइड करेगा? बिलिवर्दिन। तो बिलिवर्दिन जो है ना मेरे भाई, बिलिवर्दिन ये जो पिगमेंट है ना, ये किसको पिगमेंट कलर देता है? तो आप कहोगे सर एक जूस होता है जिसे हम कहते हैं बाइल जूस। क्या कहते हैं? जिसे सर कहते हैं बाइल जूस, या इसे हम जानते हैं पित्त रस के नाम से। किस नाम से जानते हैं? पित्त रस के नाम से जानते हैं मेरे भाई। ठीक है ना? तो ये तो हो गया पित्त रस। ठीक है ना? तो पित्त रस को कौन सा भाई, पित्त रस को रंग कौन प्रोवाइड करता है? बिलिवर्दिन प्रोवाइड करता है। लेकिन भैया अब पता होगा तब बताओगे ना कि कौन सा रंग बनाता है पित्त रस। तो भैया पित्त रस का जो रंग होता है वो होता है हरा होता है। कैसा होता है? ग्रीन होता है। तो पित्त रस का रंग कैसा होता है? हरा। और किसकी वजह से होता है? तो बिलिवर्दिन की वजह से होता है। किसकी वजह से? बिलिवर्दिन की वजह से। ठीक है ना? तो भाई लीवर ने क्या क्या दो पिगमेंट बनाए, एक बिलिरुबिन बनाया। कौन? बिलिरुबिन बनाया। एक बनाया बिलिवर्दिन। बिलिरुबिन ने पीला कलर दिया किसको? प्लाज्मा को। किसको कलर दिया? पीला, प्लाज्मा को। और बिलिवर्दिन ने किसको कलर प्रोवाइड किया? तो आप कहेंगे सर बाइल जूस को प्रोवाइड किया। बाइल जूस का रंग कैसा सर होता है? हरा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि बिलिवर्दिन की वजह से बाइल जूस का जो रंग होता है वो हरा होता है? अब बात आई पित्त रस की, बाइल जूस के, तो मेरे दोस्त समझ लेना ये जो बाइल जूस है वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है ना? क्यों बहुत पूछा जाता है? दो पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक स्टोरेज से, एक कहां से पूछा जाता है? एक सर क्वेश्चन स्टोरेज से पूछा जाता है। एक सर क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है? एक सर क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर्मेशन से। ठीक है ना? मतलब फॉर्मेशन सर मतलब क्या है? निर्माण बेटा। ठीक है ना? क्या है? निर्माण। कि इसका भाई संग्रह कहां होता है मेरे दोस्त, और इसका निर्माण कहां होता है? तो बाइल जूस पता हो गया ना। और मेरे दोस्त तीसरा इसे एक मिनट रुको। हाँ ठीक है, लिख तो दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, देखो, हाँ, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है स्टोरेज से कि इसका संग्रह कहां होता है, और एक होता है इसका निर्माण कहां होता है। स्टोरेज का मतलब होता है मेरे भाई संग्रहण या संग्रह। ठीक है ना? हाँ, संग्रह कहां किया जाता है और इसका निर्माण कहां होता है। ये दो क्वेश्चन आप याद रखोगे। तो निर्माण से यदि बात करें तो निर्माण मेरे दोस्त होता है ये कहां, तब भी आप आंसर देंगे लीवर। तो ठीक है ना? पित्त रस बनता कहां है? तो कहेंगे लीवर में सर बनता है। कैसा होता है? हरा होता है सर। इसका संग्रह कहां होता है सर? तो संग्रह होता है, आपने सुना होगा, पित्ताशय। क्या सुना होगा? पित्ताशय। ठीक है ना? पित्ताशय।
तो अक्सर लोग क्या कर देते हैं कि भाई पित्त रस देखा, इन्होंने क्या देखा, पित्त रस देखा, और पित्त से पित्त मिला देते हैं कि पित्त रस पित्ताशय में बनता है। ये गलत हो जाता है, ठीक है ना। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और इसे मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का दर्जा दूंगा, ठीक है ना। तो याद रखना कि जो पित्त रस से पित्ताशय मिलाओगे ना, पित्त रस बनता कहाँ है, तो लीवर में बनता है, जिसे आप यकृत कहते हो। और ये संग्रह कहाँ होता है, स्टोर कहाँ होता है, तो आप कहोगे पित्ताशय। पित्ताशय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो पित्ताशय को अंग्रेजी में कहते हैं गॉल ब्लेडर। क्या कहते हैं, गॉल ब्लेडर, ठीक है ना, इसे कहते हैं गॉल ब्लेडर। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं। अब यदि मैं बात करूं इसी से क्वेश्चन और प्यारा सा मेरे दोस्त बनता है कि जैसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि भाई ये बिलिरुबिन से प्लाज्मा से क्वेश्चन एक पूछ दिया जाता है कि बताइए कि एक रोग सुने होंगे पीलिया। क्या सुने होंगे, पीलिया, ठीक है ना, पीलिया। अब पीलिया में भाई क्या होता है, जिसे आप साइंस की भाषा में जॉइंटिस कहते हो। क्या कहते हो, जॉइंटिस कहते हो। अब बात समझना भाई, डॉक्टर इसे जॉइंटिस बोलते हैं, इसे पीलिया हम लोग कह देते हैं। तो भाई बात ये होती है, सबसे पहला क्वेश्चन तो कि पीलिया जो है, पीलिया से या जॉइंटिस से इन्फेक्टेड ऑर्गन कौन सा होता है, ठीक है ना। इन्फेक्टेड ऑर्गन कौन सा अंग प्रभावित होता है, तब भी आप आंसर दोगे क्या, लीवर प्रभावित होता है, यकृत प्रभावित होता है। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, यकृत। अब बात में पीलिया होती कैसे, तो बात समझो मेरे। पीलिया में क्या होता है मेरे दोस्त, इसी बिलिरुबिन की जब परसेंटेज, ठीक है ना, परसेंटेज ऑफ वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जब इसकी बिलिरुबिन की परसेंटेज ऑफ वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो हो क्या जाती है, बढ़ जाती है। जब बढ़ जाती है तो हो क्या जाता है, ये जो है प्लाज्मा को, जो अभी हल्का पीला कलर था, वो क्या कर देता है, गहरा पीला रंग कर देता है। प्लाज्मा का कैसा रंग कर देता है, गहरा पीला कर देता है। और आपको मेरे दोस्तों को तो बहुत अच्छे से पता है क्या, कि जब प्लाज्मा का गहरा पीला रंग कर देता है, बहुत अच्छे से पता है क्या, कि प्लाज्मा इज अ पार्ट ऑफ ब्लड, ठीक है ना। प्लाज्मा किसका पार्ट है, ब्लड का पार्ट है। तो जब ब्लड का पार्ट है तो वो भाई ब्लड के ऊपर भी फर्क डालेगा ना, ब्लड के ऊपर। जब ब्लड के ऊपर, मतलब ये अब ब्लड क्या है, पूरे शरीर में भाई, हमारे पूरे शरीर में दौड़ता है इधर से उधर, ठीक है ना। तो इसी से क्या हो जाता है, ब्लड का रंग जो होता है वो पीला दिखने लगता है, और शरीर इससे पूरा पीला दिखने लगता है, जिससे आप कहते हो पीलिया या जॉइंटिस कहते हो। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, बताइए भाई, बात हो गई क्लियर ना। अब यदि मेरे दोस्त बात करेंगे इसके आगे, तो हम बात किसकी करेंगे, प्लाज्मा की। प्लाज्मा हमारा चल रहा था। अब मैं प्लाज्मा की बात करूं कि भाई ये प्लाज्मा जो है, ये प्लाज्मा, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन कौन से तत्वों से मिलकर बनता है, ठीक है ना। तो यदि मैं बात करूं प्लाज्मा की, तो याद रखना हमने शुरू में क्या बताया, इससे पहले एक चीज समझ लो। हमने शुरू में क्या बताया कि जो ब्लड होता है मेरे दोस्त, है ना, ब्लड, और इसके हमने दो पार्ट बताए थे ना। एक पार्ट बताया सॉलिड वाला बताया, सॉलिड पार्ट के अंतर्गत क्या बताया, सेल सर बताई, क्या बताई, सेल बताई। इसके लिक्विड पार्ट बताया, लिक्विड तरल वाला भाग बताया, तरल भाग के अंतर्गत क्या बताई भाई, तो प्लाज्मा बताया, ठीक है ना। और याद रखना मेरे दोस्त, जो ब्लड होता है, ब्लड जो होता है, इसका क्या होता है भाई, लगभग 55% हिस्सा, जो 55% हिस्सा होता है, ठीक है ना, वो कौन बनाते हैं भाई, वो प्लाज्मा पार्ट बनाता है। ब्लड का लगभग 55% हिस्सा जो होता है वो प्लाज्मा पार्ट होता है, और शेष जो 45% जो हिस्सा बनता है वो बनता है सेल का। तो आगे बात हम कर लेते हैं प्लाज्मा पे। तो बात एकदम प्लाज्मा पे करेंगे मेरे दोस्त, एकदम बात प्लाज्मा पे करेंगे। यदि बात हम प्लाज्मा पे करेंगे तो प्लाज्मा का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो उसको समझेंगे। देखो, तो प्लाज्मा के फॉर्मेशन की मैं बात करूं, प्लाज्मा के फॉर्मेशन की बात करूं,
तो प्लाज्मा में सर पहला जो परमिट होगा, वो पहला जो उसका अवयव होगा, पहला जो कंपोनेंट्स उसका होगा वो होगा वाटर, ठीक है ना। पहला घटक कौन सा होगा, वो होगा वाटर, मतलब पानी सर होगा। दूसरा जो घटक होगा मेरे दोस्त वो होगा कौन सा, तो होगा भाई मिनरल्स होगा, मिनरल्स होंगे, मिनरल्स होंगे, ठीक है ना, मिनरल्स होंगे, मिनरल्स की बात करेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद मैं तीसरी की बात करूंगा, तीसरी की, तो उसमें विभिन्न टाइप की गैसें भी रहती हैं, गैसें मौजूद रहती हैं, गैसेस, ठीक है ना। तो ये इसका कुछ कंपोनेंट्स ऐसे भी प्लाज्मा का निर्माण। यदि मैं बात करूं वाटर की, तो वाटर की मैं बात करूं तो लगभग प्लाज्मा में, लगभग जो प्लाज्मा में है वो प्लाज्मा में लगभग 90% जो होता है वो पानी होता है, ठीक है ना। प्लाज्मा में लगभग 90% देखा जाए तो पानी की मात्रा होती है। मिनरल्स मतलब भाई इसमें खनिज लवण वगैरह और प्रोटीन वगैरह ये सब रख लेंगे, ठीक है ना, क्या रख लेंगे, प्रोटीन वगैरह। तो ये भाई ये हिस्सा कितना बनाएंगे, तो ये बनाएंगे 7 से 8% बनाएंगे। कितना बनाएंगे, 7 से 8% भाग ये बनाएंगे, तो कितना हो जाएगा 90, 8, 98, और लगभग 1 से 2% जो होती हैं वो गैसों का रोल होता है। इतनी बात समझ लेना। तो भाई यदि प्लाज्मा में पानी की मात्रा, ये भाई बहुत पूछा जाता है कि प्लाज्मा में पानी की मात्रा कितनी होती है, तो आप कहोगे 90% होती है सर। कितनी होती है, 90%। प्रोटीन कितनी होते हैं, तो प्रोटीन 7 से 8% होती है, गैसेस 1 से 2% होती है। अब इससे पूछी जाती है प्लाज्मा में, बात करते जो ये वाला पोर्शन है ये भी बहुत पूछा जाता है। तो बात करेंगे प्लाज्मा के कंपोनेंट्स में, बात करेंगे प्लाज्मा के कंपोनेंट्स में कि भाई तो जो प्रोटीन है, तो भाई प्लाज्मा के अंदर क्या हमने लिखा, सबसे पहले तो हम डालेंगे प्लाज्मा, और प्लाज्मा में हमने क्या देखा सर, प्लाज्मा में पढ़ेंगे प्रोटीन, पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, प्रोटीन पढ़ेंगे। तो भाई प्रोटीन जो कि कितने परसेंट हमने बताया, लगभग सर 7 to 8%, 7 से लेकर 8%। अब इसमें प्रोटीन कौन कौन से पाए जाते हैं उनको समझ लेते हैं, उनको हम जरा समझे कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। यदि बात करें कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, तो देखो एक पाया जाता है, नंबर 1 पाया जाता है थ्रोम्बिन। कौन सा होता है, नंबर 1 होता है थ्रोम्बिन, ठीक है ना। एक तो थ्रोम्बिन हो गया, दूसरा सर कौन सा होता है, दूसरा सर होता है प्रोथ्रोम्बिन। कौन सा होता है, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है ना। दूसरा सर प्रोटीन होता है प्रोथ्रोम्बिन। सर तीसरा कौन सा होता है प्रोटीन, तीसरा सर होता है, तीसरा होता है ग्लूब्यूटिन, ग्लूब्यूटिन। और सर चौथा कौन सा होता है, चौथा सर होता है फाइब्रोइन। कौन सा होता है, फाइब्रोइन होता है, ठीक है ना। पांचवा कौन सा होता है सर, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। अगला सर क्या और कोई, हाँ कुछ रेयर केस में एक और पाया जाता है, रेयर केस का परसेंटेज इसका बहुत कम होता है, एल्बुमिन, ठीक है ना, एल्बुमिन। तो ये जो है ये सारे प्रोटीन किसमें पाए जाते हैं भाई, इस प्लाज्मा में ये सारे के सारे प्रोटीन आपके मौजूद रहते हैं। देखो कौन कौन है, तो एक बार फिर से देखो भाई कौन कौन है, तो सर आपने कहा थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोब्यूटिन, फाइब्रोइन, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन, ये सारे प्रोटीन होते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं, ये तो प्रोटीन की हमने चर्चा कर ली। अब इनसे देखो मेरे दोस्त, ये जो प्रोटीन है प्लाज्मा में होते हैं, लेकिन इसके अलावा देखो प्लाज्मा का काम क्या होता है, तो प्लाज्मा का काम मेरे दोस्त होता है, आप कह सकते हो प्लाज्मा का काम होता है कि भाई रक्त का थक्का बनाना होता है, रक्त का थक्का। लेकिन प्लाज्मा में जो मेन होता है रक्त का थक्का बनाने वाला प्रोटीन, यदि बात करें ब्लड क्लॉट की, तो इधर समझो, देखो यदि हम बात ब्लड क्लॉट की करेंगे, इसकी करेंगे, ब्लड क्लॉट की करेंगे, जहां हम बात
रक्त का थक्का, ठीक है ना, रक्त का थक्का। यदि हम जहां इसकी बात करेंगे तो समझना, रक्त के थक्के की हम बात करते हैं तो रक्त के थक्के में आपसे जैसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि रक्त के थक्के में सर कौन सा प्रोटीन सहायक होता है, तो जो मेन प्रोटीन होता है मेरे दोस्त वो होता है कौन सा, तो वो होता है फाइब्रिनोजन। कौन सा होता है? फाइब्रिनोजन, ठीक है ना, फाइब्रिनोजन होता है, फाइब्रिनोजन। ये भैया होता है मेन, ठीक है ना, यह फाइब्रिनोजन मेन प्रोटीन होता है किस जो काम करता है, कहां है फाइब्रिनोजन, ये काम किसका करता है, ये काम करता है ब्लड क्लॉट का काम करता है। याद रखना, आपको यही ढूंढ के टिक करना है, और यदि ये टिक नहीं, यदि ऑप्शन में नहीं होता है तो भैया इनमें से कोई तो मिलेगा आपको ऑप्शन में। सारे के सारे प्रोटीन का काम क्लॉट का होता है, लेकिन मुख्य जो होता है प्रोटीन वो फाइब्रिनोजन ही होता है। इसके अलावा मेरे दोस्त एक चीज और याद रखना, ये जैसे प्रोटीन से तो कुछ पदार्थों में कुछ अलग अलग तत्वों में भी पाए जाते हैं, तो उनका भी पूछ, जैसे ग्लूब्यूटिन है, ग्लूब्यूटिन जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आप कहोगे ग्लूब्यूटिन पाया जाता है। आपसे कहेगा रेशम के धागे के निर्माण में, रेशम के धागे के निर्माण में फाइब्रोइन पाया जाता है। रेशम के धागे में कौन सा पाया जाता है? फाइब्रोइन। रेशम के धागे के निर्माण में कौन सा होता है? तो भाई फाइब्रोइन होता है। कौन सा होता है? फाइब्रोइन होता है, ठीक है ना। ये ऐसे कुछ अलग अलग से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये बात हमने आपको बता दी, आपको भाई बता दिया कि प्लाज्मा में कितना वाटर होता है, ये भी बता दिया, 90% प्रोटीन क्या होती है, गैसेस क्या होती हैं, तो फाइब्रोइन के बारे में भी आपको बता दिया। अब जैसे और क्वेश्चन यहाँ से क्या बनते हैं, जैसे एक क्वेश्चन बहुत प्यारे से पूछ दिए जाते हैं, जैसे एक आपने वर्ड सुना होगा, जैसे कि मैं बात करूं प्लाज्मा की, कि सर प्लाज्मा हमें कैसे प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो प्लाज्मा इक्वल टू हम प्लाज्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है? यदि हम सर ब्लड में से, यदि हम ब्लड से आरबीसी को निकाल दें, किसको निकाल दें? आरबीसी, तो हमें सर क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें प्राप्त हो जाएगा प्लाज्मा। क्या प्राप्त हो जाएगा? प्लाज्मा प्राप्त हो जाएगा। बात क्लियर है ना। एक वर्ड सुना होगा आपने, एक वर्ड सुना होगा सीरम, एक वर्ड सुना होगा सीरम। तो सीरम कैसे प्राप्त करते हैं, सीरम कैसे प्राप्त करते हैं मेरे दोस्त, तो सीरम की बात समझना जरा। यदि हम प्लाज्मा से, यदि हम प्लाज्मा से क्या कर दें, फाइब्रिनोजन प्रोटीन को निकाल दें, ठीक है ना। यदि हम क्या करें, यदि हम सीरम यदि हमको प्राप्त करना है तो प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन यदि आप निकाल देते हो तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है सीरम। बात क्लियर है ना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि भाई प्लाज्मा हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो यदि ब्लड से हम आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पल्स हम या रेड ब्लड सेल्स हम निकाल दें, लाल रुधिर कणिकाओं को हम निकाल दें, तो क्या बचेगा? तो मेरे दोस्त बचेगा क्या? प्लाज्मा। और यदि हम सीरम हमको प्राप्त करना है तो हमको प्लाज्मा में से यदि हम फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल दें तो हमें मिलेगा सीरम। ये तो बात हमने बता दी आपको। क्या ये तो पूरी बात हमने पार्ट कर दिया, किसका? ये पार्ट हो गया हमारा पूरा प्लाज्मा का, ठीक है ना। तो आज हमने आपको क्या पढ़ा दिया? आज हमने पूरा का पूरा आपको पढ़ा दिया कौन सा? ब्लड का कौन सा पार्ट पर? भाई देखो, हमने शुरू में क्या बताया कि ब्लड सर जो होता है, ब्लड सर जो होता है वो दो पार्ट में होता है। एक बताया था सॉलिड सर पार्ट बताया था, सॉलिड, और एक सर बताया लिक्विड। कौन सा बताया? लिक्विड बताया।
लिक्विड पार्ट आपका जो है, ये लिक्विड पार्ट पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो गया। लिक्विड पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है आपका। लिक्विड पार्ट में प्लाज्मा ही तो था भाई। प्लाज्मा का पूरा हमने बताया ना कि ब्लड का कितना 55% भाग प्लाज्मा बनाता है भाई, बताया ना, ठीक है ना। तो आपको इतनी बात पता होनी चाहिए। शेष भाई 45% जब सॉलिड होता है। अब ये सॉलिड पार्ट के अंतर्गत, सॉलिड पार्ट में क्या भाई, तो सॉलिड पार्ट के अंतर्गत 3 प्रकार की सेल होंगी। सेल 3 ना इसमें भाई, सॉलिड पार्ट में क्या पढ़ेंगे, सेल पढ़ेंगे। और सेल कितने टाइप की, तो 3 टाइप की। एक हमने सर बताई आरबीसी, एक बताई सर डब्ल्यूबीसी, और एक सर बताई प्लेटलेट्स। तो हम इस टॉपिक पे, सॉलिड पार्ट पे अगली हम क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग हमारा ऐसे ही सपोर्ट सहयोग करते रहेंगे, ठीक है ना। तो बस हम यही चलते चलते यही कहना चाहते हैं कि जैसे 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 आप हमको प्यार दे रहे हैं ऐसे ऐसे देते रहिए। और आप एक काम करिए, हमारे सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है ना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हो सके यदि आपको क्लास अच्छी लगा करे तो एक बार लाइक जरूर किया करिए। बार बार हम बताते हैं, उसी से हमको मोटिवेशन मिलता है, और ठीक है ना। तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर मिलते हैं।